हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। काफी रोज वीडियो नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं। आज फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। चलते हैं, फिर बात करेंगे। लास्ट क्लास में क्या बात किया था हम लोग? इंटीग्रेशन की बात कर रहा होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन में अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना? वो कंप्लीट था हम लोग का, समझ में आ गया था। चलिए, उम्मीद करते समझ गए होंगे। अच्छा, अब चलते हैं, आज बात करेंगे उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे किस पे? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटीग्रेशन का, उसको देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्रिकल significance of integration. ओके, देखिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग ये समझते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, और खास करके हम लोग बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जिसमें वो लिमिट सेट करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है आपको कि वो आपको ना किसी कर्व का, ठीक है, मैं भी समझाता हूं आपको, बट एकदम समझिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन को, तो वो एरिया अंडर कर्व देता है आपको, किसी भी कर्व का एरिया रहता है। जैसे आपको मान लेते हैं कोई सिंपली पूछ दे क्वेश्चन कि फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर, और फिगर कैसा है? कुछ इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कुछ ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसका इक्वेशन लिखने आता है आपको? ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ये कितना है, स्लोप कितना है? हम लोग याद है स्लोप, आपको स्लोप हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस से इसका स्लोप कितना बन रहा है? इसका स्लोप बन रहा है हम लोग को 0। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y mx + c होता है। याद है ना हम लोग? स्लोप के फॉर्म में y क्या होता है? mx + c। यहां पे स्लोप कितना है? m = 0, देन y क्या है? अब c क्या होता है? इंटरसेप्ट, जो y एक्सिस से पास करता है। इस केस में y एक्सिस से पास कर रहा है इंटरसेप्ट कितना? कोई भी एक वैल्यू होगा सी, आपके लिए मैं ले लेता हूं, चलो ठीक है, ये पॉइंट y पे कितना है? 5 है, तो y कितना आ गया हमारे पास इक्वेशन? y 5 पे ये ग्राफ है। क्लियर है? चलिए, अब इसका कोई पूछ दे आपका एरिया, इसके एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर, अच्छा जरूरी नहीं कि कर्व मतलब हमेशा कहना, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोला जा सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी एक कर्व का हिस्सा है। अलग बात है कि इसमें दो पॉइंट के बीच में जो हम लोग मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन जरूरी कि कर्व मतलब आप ऐसा समझेंगे इसको कर्व बोलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो कर्व मतलब हम लोग का ये भी स्ट्रेट लाइन भी कर्व हो सकता है। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है, तो y = 5 हम लोग का इस इक्वेशन का ग्राफ मिला, और हम पूछ रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व बताइए कितना होगा, और लिमिट सेट करें कहां से कहां तक एरिया? तो 0 से, ये 0,0 पे है ओरिजिन है, 0 से मुझे चाहिए एरिया अंडर कर्व कहां तक? 4 तक। तो हम लोग को ये वाला एरिया निकालना होगा। ये तो बहुत आसान है, आप लोग ऐसे बता देंगे कितना हो जाएगा इसका एरिया? इसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा कितना? सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 4, उल्टा हो गया ना, चलिए इसको 4 कर दो आप, ये 4, ये थोड़ा लंबा है तो इसको 5 कर दो, यहाँ पे 4 कर देते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं हो गए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? 4 मैं छोटा बड़ा था ना, इसलिए मैंने सोचा यार 4 इतना बड़ा, 5 इतना छोटा, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। उससे कोई इशू नहीं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका एरिया कितना? 5 × 4 20 है ना। लेकिन इसको इंटीग्रेशन में हम सॉल्व करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन में? एरिया अंडर कर्व हम बोल रहे हैं,
ये जो सिग्निफिकेंस होता है ये क्या देता है, ये देता है एरिया अंडर अ कर्व। किसी भी कर्व का उसके नीचे का एरिया कितना होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्स एक्सिस के साइड, ठीक है, मतलब कि एरिया अंडर मतलब ये ऊपर लाइन था, इसके अंडर नीचे हुआ, तो ये एरिया कितना आएगा वो हम लोग को देता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। समझ में आया कि जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि कोई भी आपको कर्व दिया है और आपको उसका एरिया चाहिए तो आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन लगा लो और लिमिट सेट कर लो कहां से कहां तक है। यहां मैंने लिमिट सेट किया 0 से लेकर 5 तक और आपको आगे तक चाहिए तो इसको y 4 तो बहुत इंफिनिट तक जाएगा, y 4 तो यहीं तक रहेगा, कोई जरूरत भी ना है। y 4 तो हमेशा ये तो कांस्टेंट वैल्यू लाइन ऐसे खींचा चला जाएगा, x के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता y 4, है ना जी। y 4 तो एक कांस्टेंट लाइन खींच जाएगा और चाहो आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, आगे तक इसको, है ना, इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं सेट कर दिया लिमिट कहां से कहां चाहिए, 0 से 5 चाहिए, ठीक है। तो लिमिट सेट करते हैं x एक्सिस पे, एक्चुअली जरूरी नहीं कि x एक्सिस पे करते हैं, बट फिलहाल इतना ही समझिए कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी सेट किया जा सकता है, ठीक है। बट अभी हम नहीं जाएंगे उस पर, अभी नहीं जाएंगे, अभी x एक्सिस पे समझाएंगे। आपको बस इतना फील होना चाहिए कि हां सही बोल रहे हैं, एरिया अंडर कर्व हम लोग को एरिया देता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर कर्व का एरिया देता है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, 5 into 4 हम लोग को 20 होगा, ठीक है, 20 जो भी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, हम लोग एक इक्वेशन दिया है y = 4, ठीक है, y = 4, ये इक्वेशन। अच्छा, इसको क्या करना, हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है। तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना होता है किसका, y dx का फ्रॉम लिमिट a टू b, ये आपको देता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये जो मैंने लिखा ना, ये है इक्वेशन y dx, लिमिट सेट कर दिया a से b, ये आपको देगा एरिया अंडर कर्व। y क्या है, y उसका इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन रहेगा और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सेट कर देंगे। लिमिट सेट होगा कहां पे, हमेशा जो dx होगा तो लिमिट सेट उसी एक्सिस पे किया जाएगा। अगर यहाँ पे, हाँ मैं जो बात कर रहा था कि बोला कि आप अभी चिंता मत कीजिए, ऐसे भी होता है कभी कभी x dy, उस समय फंक्शन y = x² + 2x, ये x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट। कभी कभी ऐसा इक्वेशन दिखता है x = y² - 3y, y हो गया इंडिपेंडेंट, x हो गया डिपेंडेंट, ठीक है, इस केस में। बट फिलहाल मैं इसको आप बोल रहा हूं छोड़ दीजिए, इसको भी फिलहाल आप अपने मन में मत लाइए, यहां पे फोकस कीजिए पहले, इसको भी भूल जाइए क्योंकि ये इसके लिए आएगा काम। तो उस समय आप y पे देखोगे, x में फंक्शन रहेगा, y पे देखोगे। फिलहाल अभी बिल्कुल भूल जाइए सब चीज, ठीक है। अभी सिर्फ x पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको पहले तो इतना समझ आना चाहिए, आप तो अभी जस्ट नए हो, आपको इतना समझना चाहिए कि सही बात बोल रहे हैं। y = आपको इक्वेशन दिया हो किसी कर्व का और आपको एरिया निकालना उसके अंदर का, उसका एरिया अंडर कर्व निकालना हो, तो हम लोग y dx करके लिमिट सेट कर देंगे x एक्सिस के अलोंग। 0 से यहां पे 5 सेट किया मैंने, तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर कितना आना चाहिए जी, 20 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं y, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसको देखेंगे कि कैसे इसका जो एरिया अंडर कर्व है y = 4, उसका इक्वेशन कैसे आ रहा है और कैसे उसको हम लोग, क्या उसका एरिया अंडर कर्व 20 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करेंगे y का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 4 दिया है, साथ में क्या है dx। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां लिमिट डालेंगे, लिमिट कहां से कहां सेट कर रहा है, लिमिट अगर एक आपका ये है dx होगा तो लिमिट सेट x एक्सिस के अलोंग किया जाएगा। अगर यहां y होगा तो dy अगर हुआ तो y एक्सिस के अलोंग सेट किया जाएगा। फिलहाल अभी dx ही रहेगा और आपको एक्सिस के अलोंग ही सेट करना है। तो कितना आ जाएगा जी, 0 से लेकर कहां तक सेट करना है, 5 तक सेट करना है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, यहां से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन से कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट से इंटीग्रेशन बाहर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा बाहर एंड रहेगा dx। इसका लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक। आगे बढ़ते हैं, क्या यहां तक सब क्लियर है। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन आपको कितना आता है बताइए, बताएगा क्या, x होता है ना, तो कितना हो जाएगा जी, 4 तो बाहर ही जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में
लिमिट डाल देंगे कहां, लोअर 0 अपर 5, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे पहले 5 पुट होगा, देन माइनस होगा, फिर 0 पुट होगा। अब देखिए तो आंसर 20 आ रहा है क्या। तो यहां से क्या एक बात प्रूफ हो गया कि सही बात है, किसी भी अगर किसी कर्व का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको बस इंटीग्रेशन लगा देना है। तो आपका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वो क्या देगा, एरिया अंडर कर देगा। यहां से ये बात प्रूव होता है, समझ में आया ना, ठीक है। देखिए कितना अच्छा बात निकल गया, 20 था तो यहाँ भी 20 आ गया, इंटीग्रेशन से हमने सॉल्व कर दिया 20 आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको आप मान लेना कि हाँ सही बात है, एरिया अंडर कर्व आपको किसी भी कर्व का सॉरी हाँ एरिया अंडर कर्व किसी भी कर्व का उसका एरिया देता है, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का क्या फायदा है, फायदा यह है, ये तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था ना, ये यहाँ तो स्ट्रेट लाइन था। अगर आपका कर्व कुछ ऐसा हो फिर भी बहुत कारीगर होता है इसका। देखिए अगर आपका xy प्लेन में कुछ इस तरीके से कर्व दिया हो और उसका इक्वेशन पता हो आपको उस कर्व का, ठीक है, तो आराम से आप आंसर बता दोगे। जैसे मान लेते हैं कोई कर्व इस तरीके से है, इसका कोई इक्वेशन आपको दे दिया हो y fx करके, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन x स्क्वायर समथिंग समथिंग दिया हो, जो भी इसका इक्वेशन कर्व का इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को अब यहां से सपोज यहां तक एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, लिमिट शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, आगे तक जाइए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एरिया अंडर कर्व आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको नॉर्मल अगर कोई बोले नॉर्मली निकाल बताइए इसके एरिया कितना होगा, तो काफी टफ काम हो जाएगा आपके लिए, है ना जी, समझ पा रहा है, क्योंकि वेरिएबल ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। इसका तो हम लोग नहीं पढ़े एरिया, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, सब का पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सॉल्व करने के लिए वो तरीका अपनाएंगे इंटीग्रेशन। क्लियर है, पता चला कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना जाएगा जी, हम लोग का कितना जाएगा, एरिया ऑफ दिस कर्व इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम a टू b। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, इसको मिटाते हैं। हो गया ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, आपके लिए इतना ही था। इसके आगे बढ़ते हैं अब, और हम लोग बात करेंगे अब सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस सीरीज पढ़े ना 10 में। बात करेंगे एपी, जीपी एंड एचपी, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का एक चीज है, आप पढ़े होंगे 10th में, आपको एपी पढ़ाया होगा, जीपी एचपी आपका न्यू है। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी आप पढ़े होंगे, एपी क्या होता है, आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, एक सीक्वेंस मिलेगा जिसमें एक लंबा सा सीरीज बनेगा, और उसमें क्या मिलेगा कि हर एक टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन वो कांस्टेंट होगा, वो बोले कि क्या होता है, इसको कॉमन डिफरेंस आएगा। मतलब जैसे मैं अगर करूं आपके लिए एग्जांपल a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n टर्म के लिए a प्लस nd कर दें, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1d होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं n का 1 वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। अगर a प्लस nd पुट करते तो क्या होता है, n इक्वल टू 1 पुट करते तो मिलता है a प्लस d, लेकिन a प्लस d तो आपका फर्स्ट टर्म नहीं सेकंड टर्म, ठीक है। इस तरीके से सीरीज बनता है। तो आप देखेंगे ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये सेकंड टर्म कहलाता है, ये थर्ड टर्म कहलाता है,
ऐसे करके nth टर्म पर आता है, इसको बोलते हैं nth टर्म। तो आपको देखिए, आप देखिए किसी भी दो टर्म को आप डिफरेंस बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, डिफरेंस निकालिए, आपको कांस्टेंट मिलेगा। जैसे सेकंड को फर्स्ट से माइनस किए तो कितना मिलेगा, a प्लस डी माइनस ए, ये कट के कितना आएगा, डी आएगा। सपोज आप फिफ्थ को यहाँ पे और 1 2 3 4, फोर्थ टर्म को थर्ड से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d। सॉल्व करने से कितना आएगा, वहीं डी आएगा, a से कट जाएगा, 3d माइनस 2d डी आएगा। तो आप अगर ऐसा कुछ सीरीज बने, सीक्वेंस सीरीज ऐसा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नहीं? ओके। उसका बाद इसका सम निकालने का भी एक तरीका होता है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, n टर्म के लिए सम निकालने का तरीका होता है, वो होता है n by 2 2a plus 1 2a plus n minus 1 into d। ये किसके लिए है, n टर्म का समेशन। ठीक है, एपी सीरीज के लिए n टर्म का समेशन के फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में लेते हैं सपोज 2 5 8 11 14। ठीक है, और उसके बाद कितना 14 1 17 2 4 6 2 4 6, ऐसा आपको एक सीक्वेंस दिया, आपको कोई पूछे बताओ इसका समेशन कितना हो, तो ये तो है, तो आप तुरंत बता दो। और बहुत एक्स्ट्रा n टर्म तक होता तो कैसे करते, ठीक है, n टर्म के लिए कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके चलता रहेगा कहां तक, nth टर्म तक। तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, आप एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं, आप मान लेते हैं टोटल आपका इस टाइप का सीक्वेंस दिया है, आपको कहां तक चाहिए, n इक्वल टू मान लेते हैं 50 तक चाहिए या फिर 100 तक चाहिए। ये चीज कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक आपको ऐड करना है, सपोज 50 तक ऐड करना, तो n की जगह कितना पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 50। यहां पे इसको क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू आपको चाहिए 50 तक ना, तो n पुट करेंगे 50। डिफरेंस कितने का है इसमें, डिफरेंस है 3 का, और आपको क्या चाहिए, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2, तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। Sn कितना निकल जाएगा, s 50 तक चाहिए ना, s 50 तक चाहिए हम लोग को, जाएगा 50 by 2 2 into 2 plus n minus 1 50 minus 1 into d कितना 3, इसको सब करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको फायदा सीक्वेंस सीरीज यूज करने का। ठीक है, तो इसको आप समझ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसके, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे, उसमें कैसा बनता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप इसमें डिफरेंस निकाल देना, दो टर्म कोई भी दो टर्म का, दो उस नेक्स्ट टर्म, एक टर्म उसका पिछला टर्म को डिफरेंस निकाल देना। इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस बार डिवीजन करेंगे, तब उसका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, सपोज कर लेते हैं a into r square, a into r to power 3, a into r to power 4। ठीक है, ये चलता जाएगा कहां तक, a into r to power n minus 1, n in 1 पुट करने से कितना जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा क्या, 1 9 0 ना। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये आपका क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। आपको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, कोई तक, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, दिख रहा है सबको। अच्छा, ठीक है, इसका एग्जांपल के लिए क्या दिया जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं 1 then 3 9 then 27 then 81 डॉट डॉट डॉट। ये आपका जो सीक्वेंस बनेगा, इसका जो सीक्वेंस का सीरीज बनेगा वो कैसा होगा, जीपी के टर्म होगा 1 3 9 27 81। ठीक है, अब ये कोई भी नंबर को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो आपका कांस्टेंट रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 3 by 1 कर लीजिए, कितना रहा 3, 9 by 3 कर लीजिए, उसका टर्म उसका पिछला टर्म को करके कितना 3, 27 by 9 कितना आएगा 3। तो ऐसे देख रहे हैं आप, कांस्टेंट चलता जाएगा, ऐसे रहेगा तो आपको ये जीपी में आता है। अगर डिवीजन आपका उसका कांस्टेंट हो तो कौन सा सीरीज आता है, जीपी में आता है। ओके, समझ में आया, क्लियर है। और इसका nth टर्म को ऐड करने का तरीका क्या होता है, nth टर्म को ऐड करने का तरीका होता है SN = a plus ar plus ar square
प्लस ए आर के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए आर के पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करने से ना, इसको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कैसे किसी इस टाइप के टर्म कैसे ऐड किया जाता है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देना, ये हो जाएगा Sn सॉरी ये हो जाएगा a प्लस सॉरी a इनटू 1 माइनस r के पावर n बाय r माइनस 1 सॉरी बाय 1 माइनस r। यहाँ पे r क्या होता है कि कॉमन, उसका क्या है कॉमन वैल्यू है जो आप डिवाइड करने से मिलता है। नेक्स्ट टर्म पिछला टर्म डिवाइड करेंगे, r उसका कॉमन वैल्यू a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो जैसे आप इसका बात कर लीजिए, इसका आपको ऐड करना समीकरण निकालना, तो क्या करेंगे आपको कितना और n क्या है नंबर n टर्म्स के लिए n इक्वल टू हमारे 10 तक चाहिए। आप करके भी देख लेना, इस बार एग्जांपल है करके देख लेना। 10 तक ऐड करना कितना जाएगा s10 इक्वल टू कितना जाएगा, e कितना दिया 1 माइनस r कॉमन कितना है इसमें डिवाइड करने कितना मिला 3, उसके पावर कितना आ जाएगा 10 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना आ जाएगा r का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, जो r होता है ना, ये r जो होता है कंडीशन होता है लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होता है r लेस देन 1 होना चाहिए, तभी उसके लिए ये वैल्यू होता है। तो r को आप इसको ऐड करने के लिए तरीका ये बन जाता है where r should be less than 1। यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए r लेस देन 1 होना चाहिए, तभी जाके काम बनता है। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो नहीं ऐड होगा इसमें। तो इसमें ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड होगा जब r का वैल्यू लेस देन 1 होगा। मतलब कुछ सीक्वेंस कैसा बन जाए तो r लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 हो जाए ऐसा सीक्वेंस 1 बाय माइनस 1 बाय 2, देन उसके बाद एक ले लेता हूं एग्जांपल यहां से 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 6, ठीक है डॉट डॉट ये रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। इसको आप लगा कर देखना, तो 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 4 इसको लगा कर देखोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है r कितना है यहाँ पे आप डिवाइड करो, इसको सेट करो माइनस 1 बाय 2 होल डिवाइड बाय 1 तो कितना आ रहा है माइनस 1 बाय 2 ही आ रहा है ना। होल डिवाइड 1 करें तो माइनस 2 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 तो 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1 बाय 2 आ रहा है। तो r का वैल्यू कितना माइनस 1 बाय 2 है, ये कितना दिया 1, आपको कहां तक n इक्वल टू सपोज 10 तक चाहिए, तो इसको यहां डालेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब Sn डालेंगे तो आपका जाएगा 1 into 1 माइनस r का कितना होगा माइनस 1 बाय 2 का पावर में 10 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब कैंसिल आएगा। ध्यान दीजिएगा r का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 आपको 1 होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा उससे, तब ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, समझ गया ना। और ऐसा अगर इनफिनाइट सीरीज हो, ठीक है, एस इनफिनिटी के लिए चाहिए आपको आंसर, उसके लिए क्या बन जाता है ऐसा सीरीज अगर दिया हो और ए इनफिनाइट तक जाए, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या जाता है a बाय 1 माइनस r, ये पता है r पता है, ठीक है फिर से वही r आपको लेस देन 1 ही रखना है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया AP GP HP आपको मैथ में आ जाएगा, फिजिक्स में आपको HP की जरूरत नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कर दीजिए AP GP पढ़िएगा फिर, ठीक है। ऐसे भी इतना भी इसका यूज नहीं कहीं। अब एक आते हैं बात करते हैं नेचुरल नंबर का समेशन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछे नेचुरल नंबर दिया हो और उसका एडिशन करना हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एंड कहीं ऐड करना हो तो इसका फॉर्मूला बनता है Sn इक्वल टू n into n minus 1 by 2। जैसे आपको 1 2 3 4 कहाँ तक ऐड करना है तो कुछ 10 तक, तो n जाएगा कितना पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, ऐसा निकल जाएगा। तो S10 इक्वल टू कितना जाएगा 10 तक समेशन कितना जाएगा n 10 है, n minus 1 कितना जाएगा 9 by 2, तो 10 into 9 by 2 कितना होता है 5 10 9 45। अगर 1 plus 2 plus 3 plus 10 ऐड करेंगे तो इससे कितना होगा 48 होगा। ऐसे इसका फायदा क्या है आपको बोले 4000 तक ऐड करके दिखाओ, क्या करेंगे 4000 into 4000 minus 1 डिवाइड बाय 2, अब आंसर निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। इस होता है तरीका। इसी में अगर तुम बोल दे अच्छा मुझे ऐसा नहीं, मुझे एक काम करो तो मुझे इसका स्क्वायर का टर्म ऐड करके दिखाओ,
इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। तब कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए ऐसे का फॉर्मूला क्या बन जाता है, उसके आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाय 6। ये होता है फॉर्मूला किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को ऐड करने का तरीका होता है n इंटू n प्लस 1। तो इसी में आज बोले n इक्वल टू 10 तक इसका 10 तक का स्क्वायर ऐड करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर है। तो यहां बस क्या करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 10 2 जा 20 माइनस 1 19 होल डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आसान है ना, कितना सही तरीका है ऐड करने का। चलिए ओके, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज बात कर लेते हैं, आज खत्म ही कर लेते हैं इस मैथमेटिकल टूल को, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है जनरल फॉर्मूला उसका, ठीक है। जहां पे a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 जाएगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, x स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो bx प्लस c तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगा। a इक्वल टू a शुड नॉट बी 0 यहां पे, ठीक है। c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, बट a शुड नॉट बी 0, ठीक है। इसका रूट्स ऑफ स्क्वायर निकल कितना आता है, रूट्स ऑफ स्क्वायर x1 इक्वल टू, ठीक है, आपको फॉर्मूला कितना आता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है, ठीक है। x1 x2 साथ में लिख रहा हूं, x1 x2 ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है। x1 x2 क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना निकल जाएगा दिस, ये फॉर्मूला से आपको रूट निकल जाता है। ये तो आप पढ़े होंगे, इसमें मुझे ज्यादा बात नहीं करती है। अच्छा, इसमें और ध्यान क्या करना है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac का ये जो वैल्यू होता है, इसका जो रूट आता है वो क्या कहलाता है, ये सॉरी रूट, इसको सिर्फ b स्क्वायर प्लस 4ac को हम लोग d बोलते हैं, और d क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, और इसमें कंडीशन क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट में, अगर d इक्वल टू अगर लेस देन सॉरी पहले ग्रेटर देन अगर 0 हो तो x1 और x2 क्या होगा, x1 x2 आपको देंगे रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये आप पढ़े होंगे टेंथ में यार, ये तो आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर d लेस देन 0 हो तो d लेस देन 0 हो तो आपको रियल रूट मिलेगा, x1 x2 इज इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, तब आपको रियल रूट मिलेगा। x और d लेस देन 0 है यहाँ पे, तो उसका रूट अगर निकालेंगे तो इमेजिनरी रूट आता है। इमेजिनरी रूट आप पढ़े नहीं, आपको 11 में पढ़ना है, ठीक है। और b इक्वल टू 0 हुआ तो रियल रूट तो होगा बट इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा। रियल रूट्स होंगे बट एंड इक्वल होंगे, है ना, सेम होंगे। क्लियर है, ये सब 10th में पढ़े हैं, इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कुछ होता है बात, यहाँ पे बोलते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू निकालना हो, दोनों रूट का समीकरण निकालना कितना है माइनस b बाई a। इस इक्वेशन का x1 प्लस x2 दो रूट है, दो रूट का ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस b बाई a, आंसर के बराबर होगा। फिर x1 into x2 करेंगे तो होता है c बाई a, ठीक है। x1 into x2 कितना आता है c बाई a, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप, ओके, समझ में आया। अगर x1 माइनस x2 कोई पूछे तो कितना हो जाएगा जी, x1 माइनस x2 हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई a। ये भी एक नया होगा आपके लिए, इसको याद रखेंगे। x1 माइनस x2 इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई a, ठीक है। समझ रहे हैं बात, क्लियर है। चलिए, ये है आपका कहानी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लियर। यहां पे आपका होता है चैप्टर मैथमेटिकल टूल समाप्त। आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, यहीं पे रेस्टोरेंट करते हैं आज का। थैंक यू।